Good evening, everyone. This is Himanshi and I welcome you all on Career Lab. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे. स्टार्ट करेंगे भाई, कंटिन्यू करेंगे. हम सीसी ही पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, उसी को कंटिन्यू करेंगे. बहुत बढ़िया. हाँ, तो गलती है ना नीरज इसमें. जब आप लोग को क्लियरली बोला हुआ है कि आप वेबसाइट से कोर्स लीजिए. अगर आप ऐप से लेंगे तो महंगा पड़ेगा ही. वो उसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता. वो गूगल की पॉलिसी है उस तरह की. मतलब इवन यहाँ तो आप ऐप से ले पा रहे हैं, आप ऐप से ले भी नहीं पाएंगे इजीली. कहीं रेयर ही केस में हो पाता है. तो गूगल की तरफ से जो है, वो प्ले स्टोर की तरफ से चीज़ें हैं. खैर, हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे. अगर हम देखें, देखना भाई. हाँ, क्लास चल रही है, सब ओके है. बहुत बढ़िया. 5 बजे क्लास जो है, बहुत बढ़िया. रिदम में आने में इसमें थोड़ा समय लग रहा है. हाँ, दीपक कह रहे हैं कि हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप क्लास नोट्स प्रोवाइड करा दें. पता नहीं यार आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं नोट्स को लेकर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा. क्योंकि मैं नोट्स आपको दे चुकी हूँ. कुछ चैप्टर्स के नोट्स आपके बाकी हैं. आई थिंक 4 या 5 चैप्टर्स हैं, वो ज़्यादा भी नहीं है. तो वो नोट्स आपको पेंडिंग इस वीक के एंड तक मिल जाएंगे या फिर मंडे तो मिल ही जाएंगे. उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है. क्योंकि काफ़ी सारे नोट्स आई थिंक अलग अलग बैचेस में, कुछ बैच में मैंने डलवाए थे 5-6 क्लासेस के नोट्स एक साथ, और दूसरे में आई थिंक 8 क्लासेस के, और बाकी के 4 या 5 मैक्स टू मैक्स क्लासेस बची हुई हैं. तो वो ही मतलब वो जो बाकी पेंडिंग नोट्स हैं वो भी आपको बाय मंडे हर हालत में मिल जाएंगे. बाय मंडे, है ना. हो सकता है कल या परसों में भी मैं जो है अपलोड करा दूं. कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे. हो सकता है फ्राइडे तक भी आपको वो देखने को मिल जाए. ठीक है जी, क्लियर है. बहुत बढ़िया. तबीयत बेटर है यार पहले से. चलिए स्टार्ट करें. समझे कहानी क्या है. कल हम बात कर रहे थे व्हाट इज अ गुड टेस्ट. एक अच्छे टेस्ट की क्या विशेषताएं होती हैं, एक तरह से अगर मैं कहूँ तो, है ना. एक अच्छे टेस्ट की क्या विशेषताएं होती हैं, इस पर चर्चा करेंगे. देख लेते हैं एक बार. व्हाट इज अ गुड टेस्ट. अच्छे परीक्षण के गुण भी आप इनको कह सकते हो. अच्छे परीक्षण के गुण. बात ठीक है. एक अच्छा टेस्ट अगर आप बना रहे हैं तो वो कैसा दिखना चाहिए या क्या होना चाहिए. सिंपल बात. इससे पहले मैं आपको 2 टेस्ट के बारे में बता देती हूँ. एक होता है आपका अचीवमेंट टेस्ट. हालांकि इस पे भी चर्चा हम बाद में करेंगे. बेसिकली टेस्ट बना रहे हैं हम बच्चे को कितना पढ़ाया है, कैसे पढ़ाएं, कहाँ कमी रह गई है, ये सब जानने के लिए. तो एक अच्छा टेस्ट, मान लीजिए आपका जो एग्जामिनेशन पेपर है, तो वो भी एक तरह का टेस्ट ही है. चाहे वो सीटेट हो, डी++ भी हो, केवीएस हो, है ना. यहाँ कहीं कोड लिखा होगा, यहाँ आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, फिर क्वेश्चंस होंगे, है ना. ये क्या है, एक टेस्ट पेपर है. तो एक अच्छे टेस्ट पेपर के क्या गुण हो सकते हैं, उस पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं. कि किसको कहें हम कि एक गुड टेस्ट है, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि हम कहें. न्यू और ओल्ड समझने में अगर दिक्कत आ रही है सुष्मिता, तो मुझे समय लगेगा. मैं थोड़ा सा टीम के साथ बैठूंगी, इस क्लास के बाद ट्राई कर लूंगी कि वो डिस्टिंक्शन आपको हो जाए. और मैं एक बार बोल भी देती हूँ टीम को, इतने वो चेक कर लेंगे. न्यू नोट्स तो सिंपल है ना. आपको यही देखना है उसमें कि जो नोट्स वाइट वाले, जो बाइलिंगुअल नोट्स हैं पीडीएफ में, वो एकदम नए नोट्स हैं. और जो आपके जो पीपीटी से कन्वर्टेड आपको पीडीएफ मिल रही है, वो पुराने हैं. सिंपल है. नए नोट्स तो आप देख के पहचान लेंगे, अभी उनका पैटर्न ही अलग है. मैं बोल दिया टीम को जो भी आपकी ये दोनों ही समस्याएं हैं. एक तो देखना एक बार.
ठीक है, मैंने वो डेट मेंशन है 29। नोट्स को लेके 1 घंटा हम बात कर सकते हैं, तो मेरी मूड और तबीयत दोनों ही बहुत अच्छे नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आज की क्लास पे बात ना करके सिर्फ नोट्स पे बात करूं, जो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, 4-5 अगर क्लासेस के रहते हैं वो मैं आपको दे दूंगी। सिंपल सी बात है, जो नए नोट्स हैं वो व्हाइट कलर के दिखते हैं, बाइलिंगुअल हैं। जो पुरानी पीपीटीज हैं या पीडीएफ्स के नोट्स आपको मिले हैं वो आप देख करके पहचान सकते हैं। ये बात मैं आपको क्लियर बता चुकी हूँ। अभी भी आपको लगता है कि हमें 15 मिनट इसी पे चर्चा करनी चाहिए, तो हम बिल्कुल कर लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना बात को? हिंदी में अशुद्धियां ज्यादा हैं यार, थोड़ी बहुत अशुद्धि अगर है तो आप मैनेज कर लो, वो फर्स्ट टाइम के नोट्स हैं। मैं खुद ही कोशिश कर रही हूँ कि उस चीज पे काम किया जाए कि कम से कम अशुद्धियां हों, ठीक है ना? क्योंकि आपको लिख के नहीं आना पेपर में, वहां स्पेलिंग चेक आपका सीडीपी में नहीं होगा। आपको जस्ट 4 ऑप्शन होंगे और आपको चेक करना होगा। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो पा रहा है, वो आप हल्का सा देख लो। हम एक भी नहीं छोड़ते, अगर वो सब भाषा का विषय होता, थोड़ा सा जब पहली बार कोई भी चीज आती है, इवन कोई बुक भी पब्लिश होती है, तो भी उसमें थोड़े बहुत एरर्स होते हैं कई बार, ठीक है ना? चलो आ जाओ इधर। हम कह रहे थे एक अच्छे टेस्ट पेपर की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उस पर चर्चा। तो कुछ 2-3 गुण होते हैं जो एक अच्छे टेस्ट पेपर में होने चाहिए या एक अच्छे टेस्ट में होने चाहिए। जैसे वैलिडिटी का गुण, जिसको हम वैधता कहते हैं। मतलब क्या हुआ इस वैधता का? डज टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, यानी टेस्ट मेजर कर लेता है वो चीज जो ये मेजर करने के लिए बनाया गया है। यानी अगर ये पेन लिखने के लिए बनाया हुआ है और ये लिख पाता है ठीक से, तब तो ये वैलिड है इस चीज के लिए। और अगर ये पेन लिखने के लिए बनाया हुआ है लेकिन ये पेन दिखता बहुत सुंदर है ना, ये पेन दिखने में बहुत सुंदर है, इधर यहाँ पे इसमें एक मैग्नेट लगी हुई है, ये क्या है यहाँ पे प्लेस हो जाता है आराम से, लेकिन लिखता नहीं है, लिखने के टाइम पे कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा करने लगता है, तो ये पेन वैलिड नहीं हुआ। ये माउस क्लिक करने के लिए बनाया गया है और ये माउस अगर वर्क नहीं करता तो इसका मतलब ये वैलिड नहीं है उस काम के लिए जिस काम के लिए बना है, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है। अगर हम देखें तो ये बॉटल, मान लो इसमें पानी ही ना रुके तो वैलिड ही नहीं बची, पर्पज ही डिफीट हो गया। भाई जो चीज जिस चीज के लिए बनी है, अगर वो ही चीज उस चीज को ही ना कर पाए तो फिर तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना? फिर तो प्रॉब्लम है। अब मैं बैठ के यहाँ पे सिर्फ नोट्स की बातें करूं, अगर हम देखें आप सिर्फ ऑफलाइन अगर आप पढ़ने जाएं या फिर हमने स्कूल्स में भी पढ़ाई की है, क्या नोट्स देना मेन पर्पस होता है? या फिर हम जो क्लास ले रहे हैं, नोट्स तो हम खुद से भी बनाते आए ना, यहाँ से आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है, बड़ी अच्छी बात है। बट मेन मुद्दा क्या होना चाहिए कि हमें क्लास में जो पढ़ा हमने वो समझ में आ गया, दिमाग में चला गया। नोट्स तो आप टेलीग्राम से लेके दुनिया के हर जगह से आज की डेट में एकत्र कर सकते हैं। हम भी डबल नोट्स दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नोट्स नहीं मिल रहे हैं आपको, है ना? आपको पुराने भी नोट्स मिल रहे हैं, आपको नए भी नोट्स मिल रहे हैं। नए वाले थोड़े से स्लो चल रहे हैं, 4-5 चैप्टर के रहते हैं, बट नोट्स तो मिल रहे हैं। इनफ किताबें हैं, 200-200 रुपए में आप कितनी भी किताबें ले लीजिए। यहां से भी आपको मॉक टेस्ट लेके प्रीवियस से लेके सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर दिमाग में नहीं है चीजें तो काम की नहीं है चीजें। समझ पा रहे हैं ना बात को? ठीक है सयाली, इतनी बात क्लियर है? हाँ बिल्कुल रागिनी, कोई बात नहीं, क्लियर है। वो कई बार होता है यार, कोई बात नहीं। वैलिडिटी यानी वैधता, कि जो टेस्ट जिस चीज को मेजर करने के लिए, डज टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, यानी जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाया गया है, क्या उस चीज को मेजर कर पाता है टेस्ट, तो इसका मतलब वो वैलिड है। तो पहला गुण क्या हो गया एक टेस्ट का कि वैलिडिटी, यानी वैधता होनी चाहिए उस टेस्ट में। क्या होनी चाहिए? वैधता होनी चाहिए उस टेस्ट में। वैधता कैसे? जिस पर्पस के लिए बना है उस पर्पस को सॉल्व करता हो, है ना? पर्पस सॉल्व करता हो। हम कहते हैं ना, आपके घर में एक ट्यूबलाइट भी आप लेकर के आएंगे, अगर आप घर में एक ट्यूबलाइट भी लेकर के आएंगे, उस पर भी लिखा होता है टेस्टेड, मतलब वैलिड है वो उस चीज के लिए, है ना? कि आप क्या है, वो ट्यूबलाइट ऑन करेंगे तो वो ऑन हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ कोई बात नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल कहिए अगर नोट्स आपको चाहिए। ऐसे थोड़ी मैंने कभी मना ही नहीं किया इस चीज को लेके। और आज तो मतलब थोड़ा सा एक वो होता है ना कि कुछ चीजें ऑलरेडी चल रही होती हैं, जैसे तबियत खराब हो तो इंसान का मूड भी जल्दी इरिटेट होता है। अदरवाइज तो मतलब मैं तो इस चीज पे रोज आपको जितनी बार आप पूछते हैं उतनी बार जवाब देती हूँ। बट हम पढ़ेंगे कब अगर सिर्फ नोट्स पे जवाब सवाल करते रहें? क्योंकि ऐसा ये यहाँ की बात नहीं, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलती हैं चीजें। कई बार एक क्लास से दूसरी क्लास के नोट्स में टाइम लग सकता है, किसी और चीज में टाइम लग सकता है ना? लेकिन जो मेन पर्पस होता है वो आपका क्लास गोल्डन टाइम है,
उसको अगर हम वेस्ट कर देंगे, या तो हम लास्ट में बात कर लें इस चीज की, और मैं लास्ट के 1 मिनट में देती हूँ मौका, तब कोई कमेंट नहीं करता है। बिल्कुल ठीक है आसमान, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है? देखिएगा, खैर समझते हैं। देखिएगा, वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो जिस पर्पस के लिए जो चीज बनाई गई है वो सॉल्व करती है या नहीं, है ना? तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो मान लीजिए कोई पेपर जो है जिस चीज के लिए लिया गया है, यानी कि अगर सीटेट का एग्जाम है और उसमें पेडागोजी ही ना आए, तो हम कहेंगे कि ये वैलिड है। हमें नहीं कहना चाहिए, हालांकि ये बोर्ड के हाथ में होता है, लेकिन टीचिंग का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पेडागोजी ना आती हो, सिवाय बिहार में इस बार इन्होंने ये पेपर लेना शुरू किया है। पता नहीं क्या सोच करके, मतलब मैं उस थॉट प्रोसेस को ही नहीं समझ पाती हूँ कई बार जब सोचती हूँ, या बिहार के किसी व्यक्ति से बात होती है, कि मतलब पेपर बना रहे हैं आप, टीचर बना रहे हैं आप, नौकरी दे रहे हैं आप, और पेडागोजी ही नहीं है उस एग्जाम में। सिर्फ टेट लेके ही बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं और पेडागोजी नहीं है, तो टीचर के लिए पेडागोजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम ये कहेंगे कि जो ये सीटीईटी है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, या केंद्रीय विद्यालय संगठन का एग्जाम, या DSSB का एग्जाम, या उत्तर प्रदेश में जो सुपर टेट का भी हुआ करता था प्राचीन काल में, वो एग्जाम, तो अगर एक टीचिंग के एग्जाम में पेडागोजी नहीं है, या फिर वो जिस हिसाब से एक टीचर बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो टेस्ट ही नहीं करता, वो एग्जाम, क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी के, पेपर है सीटेट का, दैट मीन्स वो वैलिड नहीं है। सीटेट के एग्जाम में यूपीएससी के क्वेश्चंस आने लग जाएं, यूपीएससी के क्वेश्चंस मतलब उसी लहजे के, उसी लेवल के, ऐसा हो सकता है कुछ कॉमन कोई का टॉपिक क्लैश कर जाए, लेकिन आपके यहाँ ईवीएस का भी कोई क्वेश्चन है तो वो सेम तरीके से पूछा नहीं जाता है। यूपीएससी के क्वेश्चन आने लग जाए कहाँ, सीटेट में, तो ये जो पेपर है, ये जो टेस्ट पेपर है, वो क्या नहीं कहलाएगा? वैलिड नहीं कहलाएगा, वैलिड नहीं कहलाएगा। इसका मतलब जो चीज जिस चीज के लिए बनी है वो करना चाहिए उसको। ठीक है, बाइक है, बहुत सुंदर है, बस चलती नहीं है, तो फिर उसका रोल क्या है भाई, है ना? बहुत बढ़िया विशाखा, हमें भी भेज देना आपने जो नोट्स बनाए। और बताओ, ऐसे भी लर्नर्स मिल जाएंगे बैच में जो खुद से नोट्स अपने फिर भी बनाते हैं, चाहे उन्हें कितने भी नोट्स दे दो। तो वैलिडिटी का मतलब क्या है? जिस पर्पस के लिए जो चीज बनाई गई है उसको फुलफिल नहीं करती, टेस्ट वो मेजर नहीं करता जिस चीज को मेजर करने के लिए, जो मापने के लिए इसको बनाया गया है। तो आपके टेस्ट को एक अच्छा टेस्ट होने के लिए क्या करना चाहिए? वो मेजर करना चाहिए जिस चीज के लिए बनाया गया है, यानी टीचिंग के एग्जाम में टीचिंग के क्वेश्चंस, 10वीं की क्लास में 10वीं के क्वेश्चंस उसी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड, 9वीं की क्लास में 9वीं के क्वेश्चंस, और ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन के तरीके के क्वेश्चंस। ये क्या हुआ? दैट मीन्स वो टेस्ट क्या है? वैलिड है। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है रागिनी। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट, या सेकंड आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है? विश्वसनीयता कहते हैं इसको। आर द रिजल्ट्स कंसिस्टेंट, यानी आप क्या करते हैं, समझते हैं रिलायबिलिटी को। ये हो गया वैधता, वैलिडिटी। दूसरा गुण है आपका रिलायबिलिटी का। दूसरा गुण क्या है? रिलायबिलिटी। क्या होती है भाई रिलायबिलिटी? फटाफट से बताएंगे। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या है? अगर हम देखें विश्वसनीयता को, बेसिक है कि रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। कैसे? रिजल्ट्स शुड बी कंसिस्टेंट, और मस्ट भी, अगर मैं कहूं तो कंसिस्टेंट मतलब सेम होने चाहिए रिजल्ट्स। आपने चीज देखी होगी, आपकी क्लास में 4 बच्चे जो हैं क्या दे रहे थे? टेस्ट दे रहे थे। टीचर ने देखा एक बच्चा चीटिंग कर रहा है, 3 बच्चे मान लेते हैं। टीचर आई और उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये नोटबुक मुझे दे दो, और वो नोटबुक लेकर के आ गई अपने पास। एक क्लीन नोटबुक दी उसको, जो टेस्ट पेपर की कॉपी होती है, और कहा कि एक काम करो, अब लिखो। कोई बात नहीं, तुमने चीटिंग नहीं की, तो क्या हुआ, इस पे लिख लो अब। तो मान लीजिए, तो सेम कॉपीज तो होती हैं। तो अगर हम देखें तो उन्होंने कहा एक काम करो, जिस पे कुछ लिखा हुआ है इसको तो मुझे दे दो, और ये ब्लैंक कॉपी है इसको रख लो, लिख लो, टाइम है, तुमने खुद से लिखा है तो लिख लो। अब ये क्या होगा? ये यहां पे
ये यहां पे रिलायबिलिटी की बात है कि क्या बच्चा उतना ही लिख पाएगा जितना उसने पहले लिखा था। अगर दोबारा रीटेस्ट होने लग जाए तो क्या सेम स्कोर आ पाएगा। ये है रिलायबिलिटी कि मल्टीपल टाइम्स भी टेस्ट करने पे और बाकी चीजों में अगर चेंज ना हो, जो टेस्ट देने वाला है उसकी नॉलेज में चेंज ना हो, तो क्या सेम रिजल्ट्स आएंगे। ये रिलायबिलिटी है। ठीक, फिर आती है आपकी जिसको विश्वसनीयता कहते हैं। हम कहते हैं, मैं इसको बहुत बार उदाहरण देती हूँ, आपका वो दोस्त जो हमेशा नीड में आपके साथ खड़ा होता है वो रिलायबल है। वो दोस्त जिसको पार्टी करने आना होता है तो वो फटाक से आ जाता है, और जब कभी समस्या होती है तो वो कह देता है यार मैं हूं नहीं। ऐसा किसी केस में ऐसा हो सकता है कि किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो भाई, है ना। और कई बार लोग बचने लगते हैं एक समय के बाद, है ना, कि जाते नहीं है, या कोई दुखद बात होती है ये तो वो बचने की कोशिश करते हैं, तो वो उनका एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स हो सकता है। बट नॉर्मली बात हो रही है यहाँ पे, जब आप स्कूल में, कॉलेज में, और नॉर्मली जब कोई समस्या नहीं है बेसिकली, तो जहां दोस्ती का बहुत भारी प्रभाव होता है कि आपका वो दोस्त या वो व्यक्ति जो आपके लिए खड़ा हुआ है हमेशा। आपको पता है रात को 2 बजे फोन करेंगे तो वो फोन पिक कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मदर को अगर कोई कॉल आए तो वो रिलायबल हैं, बहुत हद तक कंसिस्टेंट हैं फोन को उठाने में, कि फोन उन्हें किया जाएगा तो वो रात को भी उठा लेंगे, दिन में भी उठा लेंगे। फोन रेयर ही है कि वो मिस कर दें। मान लो सो रहे हैं या साइलेंट पे था फोन, बाय चांस वो भी स्कूल में है और नहीं उठा पाई, रेयर केस है। रिलायबल हैं वो पक्की, चाहे उनका कोई पसंदीदा रिश्तेदार हो, कोई कॉलीग हो, कोई बहुत नापसंद भी हो सकता है जिसको लगे कि हेडेक ही देगा, है ना, वो कंसिस्टेंट है, रिलायबल है फोन उठाने में। तो आपका वो टेस्ट जो बार बार सेम रिजल्ट्स देता हो, कि अगर आपने 4 बच्चों से नोटबुक ले ली और 4 बार भी पेपर दिया तो वो सेम चीज लिख पाएंगे, मतलब उस टेस्ट में वो क्षमता है कि वो समझ में आ पा रहा है बच्चे को, उसके लेवल का है, वो सारी चीजें होंगी। तो रिलायबिलिटी। लेकिन आप अगर मुझे कॉल करेंगे तो ईश्वर भी अगर कॉल कर रहे हो और मैं प्रेजेंट नहीं हूं तो मैं फोन नहीं उठाऊंगी। इसमें कोई प्राउड वाली बात नहीं है। बट बाय द टाइम ऑफ लेट्स से लास्ट 7-8 ईयर्स चीजें ऐसी बन गई हैं कि मुझे समझ आ गया कि भाई ना तो मैं सबको रिप्लाई दे सकती हूँ, ना मैं सबका फोन उठा सकती हूँ, है ना, मैं फोन ऑफ करके सोती हूँ। तो ये क्या है, मेरी रिलायबिलिटी खत्म है बिल्कुल फोन उठाने के मामले में, है ना। किसी को भरोसा नहीं है कि वो मुझे फोन करे और मैं तुरंत उठा लूं। तो ये क्या हुआ, रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंट हैं आप किसी भी चीज में, वो रिलायबिलिटी होती है। ठीक है ना, वो क्या होती है, रिलायबिलिटी होती है। नहीं, मैं नहीं, मेरी मदर पढ़ाती है स्कूल में। मैं तो 900 पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं जो पेंडिंग है, जो आज तक नहीं देखे, और मुझे लगता है मैं देख भी नहीं पाऊंगी कभी। एक टाइम के बाद जब ये कुछ हंड्रेड्स में कन्वर्ट हो गए तो मुझे समझ आ गया मैं कभी नहीं देख पाऊंगी सारे मैसेजेस, सबको रिप्लाई मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा काम जो है वो इस तरह का है कि लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पे भी मैं हूं, मैं चाहूं भी तो इंस्टाग्राम के सारे मैसेजेस, सारे ईमेल्स नहीं देख पाऊंगी। सेम फॉर ऑल कह सकते हैं क्या। हाँ, कि अगर मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट्स होने चाहिए, कि अगर एक बच्चा फेल होता है, आपने उसको कहा रीटेस्ट देने के लिए और उसकी नॉलेज में कोई चेंज नहीं है, सर्कमस्टेंसेस में कोई चेंज नहीं है और सेम रिजल्ट आ रहा है, तब वो रिलायबिलिटी है। किसी को आपने किडनैप कर लिया, वो व्यक्ति जो बेचारा फोन उठा लेता हो और उसको आपने उठवा लिया, तो वो कैसे फोन उठाएगा, है ना। कोई व्यक्ति दुनिया में ही नहीं है और वो रोज फोन उठाता था, अब फोन ना उठाए तो रिलायबिलिटी की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस सेम नहीं रहे। ठीक है ना पूजा, सर्कमस्टेंसेस सेम नहीं रहे, तो सर्कमस्टेंसेस सेम सर्कमस्टेंसेस में कंसिस्टेंट रिजल्ट्स अगर आ रहे हैं तो विश्वसनीयता है, रिलायबिलिटी है। ठीक, कि मल्टीपल टाइम्स भी अगर आप टेस्ट कर रहे हो सेम नॉलेज के साथ बच्चे को, तो सेम रिजल्ट एवरी टाइम। क्लियर बात है। प्रतिभा, पता नहीं यार इसको लकी वकी, तो ये मैं आउट ऑफ एरोगेंस नहीं ऐसा कह रही हूँ कि मैं फोन नहीं उठा पाती हूँ या मैं रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ एंड ऑल। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ मैं बहुत तोप हूँ, मैं पता नहीं क्या हूँ, इसलिए नहीं कह रही हूँ। वो नेचुरली ही है, क्योंकि मुझे एक तो मुझे मेरा स्पेस चाहिए होता है, इतनी चीजें करने को मुझे पता है कि अगर मैं सब कुछ करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगी। तो वो एक तरह की चॉइस हो गई एक टाइम के बाद कि, तो मतलब जो लर्नर्स हैं जो ऐसे कनेक्टेड हैं तो कह सकते हो भाई, आप कह रहे हो कि लकी है अगर कोई फोन किसी का उठ जाए तो। और ऐसा भी नहीं है, अगर मैं अवेलेबल हूं तो होता है कि मैं, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं बिल्कुल फोन अगर आ रहा है, मैं अपने लर्नर्स से मिलने से लेके और जो भी मैं कर पाती हूँ करती हूँ। ऑब्जेक्टिविटी, अभी मेरी नानी की डेथ हुई, हम गांव गए, हमने खूब गप्पे मारी, वो सब इशू नहीं है ये। इट इज नॉट आउट ऑफ एरोगेंस, इट इज आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के
इस जीवन में मैं सबके फोन नहीं उठा पाऊंगी, और अगर इतनी ही दुनिया खत्म होने वाली होगी तो लोग मेरे गेट पे आके घर वाले बजा देंगे कि भाई उठ जाओ, अगर मैं सो रही हूँ मान लो ऑफ करके। तो वो मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं कर पाती हूँ, ऐसा नहीं है हर कोई नहीं कर सकता। मेरे मान लीजिए 1-2 दोस्त हैं जो कोई आईपीएस है या कोई बड़ी सर्विसेज में है, वो लोग ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो अपना फोन ऑफ करके सो जाएं, उनकी इमरजेंसी में कभी भी कॉल आ सकती है और उनको जाना पड़ सकता है। तो सबका नेचर ऑफ वर्क अलग है ना। ऑब्जेक्टिविटी की अगर हम बात करें, फिर अगेन उनको उस हिसाब से चीजें नहीं है। हमारे तो सोशल मीडिया पे कोई अंत भी नहीं है फोन उठाने का या मैसेज पढ़ने का। ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी होती है वस्तुनिष्ठता, ये तीसरा गुण है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है भाई? वस्तुनिष्ठता की जब हम बात कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, वहां पे रिलायबिलिटी है कि सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है बच्चा, तो उसका मतलब वो टेस्ट भी ठीक है, बच्चे की नॉलेज भी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल रागिनी, एकदम सही बात है। ठीक है मोहम्मद नासिर, हाँ सादा सही बातें चल रही हैं और सर सही पढ़ाई चल रही है, थोड़ा शुरुआत में डिस्टर्बेंस हो गया था बस। यानी वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, कैन 2 और मोर पीपल एडमिनिस्टर द टेस्ट टू द सेम ग्रुप एंड गेट सिमिलर रिजल्ट्स। अब इसमें और रिलायबिलिटी में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, समझते हैं। अब ये क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है? कैन 2 और मोर पीपल, या तो 2 या 2 से अधिक लोग जब एडमिनिस्टर करते हैं, टेस्ट को जांचते हैं, टू द सेम ग्रुप एंड गेट सिमिलर रिजल्ट्स। अब इसको समझना आप, यहां पे बात हो रही है 2 या 2 से अधिक लोग जब नोटबुक को जांच रहे हैं बच्चे की, है ना। जैसे बोर्ड में आप कह देते हैं, मान लीजिए आपने पेपर दिया और आपके इंग्लिश में 90 मार्क्स आए, है ना, मेरे आए थे 12th में तो मुझे याद आ गया। अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम देखते हैं यहाँ किस चीज की बात करते हैं, रीचेकिंग के लिए आपने कॉपी दी, रीचेकिंग कि नहीं यार मेरे तो 95 आने थे, और रीचेकिंग में आपके 92 मार्क्स आ गए या फिर 88 मार्क्स आ गए, या 85 आ गए और 90 की जगह 95 आ गए, ऐसा भी हो सकता है। यानी ऑब्जेक्टिविटी है, वस्तुनिष्ठता है। ये 1-2 मैंने कम करके बताए हैं, अदरवाइज तो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं रिजल्ट्स, है ना, सेम रिजल्ट्स ही रहते हैं कि आपने रीचेकिंग कराई तब भी 90 ही आए, अलग अलग टीचर ने, टीचर ए ने चेक की कॉपी तब भी 90 मार्क्स, टीचर बी ने चेक की कॉपी तब भी 90 मार्क्स। इसका मतलब क्या है, अलग अलग लोग अगर टेस्ट करें, आपकी चेकिंग हो अलग अलग लोगों द्वारा, तब भी रिजल्ट्स सेम रहेंगे। दैट मीन्स वो क्या है, टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, सीटेट की अगर आपकी एक उत्तर पुस्तिका है, ओएमआर शीट है, आप उसको तो मशीन टेस्ट करती है, या आपकी केवीएस की, या जो भी ओएमआर शीट्स हैं, जो ऑनलाइन पेपर्स हैं, तो वो तो रिजल्ट कितनी भी बार किसी भी मशीन से आप चेक करा लो, सेम ही आना है। थोड़ा बहुत अंतर इज अ डिफरेंट थिंग शादाब, ये नहीं कहना कि चेंज आता है मैम। रीचेकिंग अगर आप बोर्ड में करा रहे हैं, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है दैट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी नहीं है उस टेस्ट में। मतलब क्यों होता है ऐसा, देखो हमें पता होता है कि इस 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर ये 2 स्टेप ठीक किए तो 1.5 नंबर मिलेगा, है ना। तो वो ऑब्जेक्टिविटी है उस क्वेश्चन पेपर की, कि एकदम सेट है पैटर्न कि कितने कितने नंबर पे कितने कितने नंबर मिलेंगे, किस स्टेप पे कितना, ठीक है ना। तो और अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट है तो तब तो ये ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि 4 में से कोई एक ही सही होगा। कभी उसमें भी दिक्कत आ सकती है कि भाई सबको नंबर देना पड़ जाए वो फ्री में, क्योंकि कोई 2 ऑप्शन गलत हो गए या 1 से ज्यादा सही हो गया, ऐसा रेयर केस में हो जाता है, ठीक है ना। रात को कृपा निकाल के टाइम पढ़ो। हाँ, सब टीचर्स की थिंकिंग अलग तो होती है ना मैम, वही तो मैं कह रही हूँ तानी, कि यहाँ पे आपकी पर्सनल चॉइस का मामला नहीं है। अगर ऐसा टीचर्स खुद की बायसनेस से कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक है। अदरवाइज अगर आप टीचर के पेपर के परफॉर्मा के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे, तो आपको पता होगा किस स्टेप के कितने नंबर मिलने चाहिए बच्चे को। वो आपकी मार्किंग स्कीम आती है प्रॉपर सीबीएसई से, है ना, कि अगर इतना लिखा है और ये इतने नंबर का क्वेश्चन है तो कितना देना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए टेस्ट में, यानी कितने भी लोग, 2 या 2 से अधिक लोग भी टेस्ट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं अगर, तो सेम रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है बात, कोई दिक्कत ज्योति? हाँ क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया।
क्लियर है? ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिविटी डिफरेंस है क्या? यार ऑब्जेक्टिव हो गया आपकी उद्देश्य हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है, यहाँ इस चैप्टर में ये चीज डिफरेंट है, बाकी तो वो वर्ब और वो वाली फॉर्म हो गई नाउन फॉर्म। तो ऑब्जेक्टिविटी की जब हम बात करें तो वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य की बात हो रही है ऑब्जेक्टिव्स में, है ना? तो ये एक बात क्लियर है। चले आगे बढ़ जाएं। ये तीनों बातें समझ आ गई हमें। क्या समझा हमने? सिंपल 3 चीजें समझी कि एक होती है वैलिडिटी, जिस चीज के लिए पेपर बनाया गया है, तो सीटेट का पेपर में यूपीएससी क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। रिलायबिलिटी होती है मल्टीपल टाइम आप बच्चों पे टेस्ट करिए सेम रिजल्ट आएगा। ऑब्जेक्टिविटी होती है मल्टीपल टीचर्स अगर जांचें कॉपी को तब भी सेम रिजल्ट आएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट गुण हैं किसके? एक अच्छे टेस्ट के महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं जनरली, 2 प्रकार के स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं जिसको मैं कहूंगी। देखो, एक होता है टीचर मेड टेस्ट, जिसमें आपका अचीवमेंट टेस्ट आ जाता है, और भी इस तरह के कुछ टेस्ट हैं कई बार जो आपके एनुअल एग्जाम्स। टीचर मेड टेस्ट एक तो है आपका टीचर मेड टेस्ट, कि आपके क्लास टीचर ने कोई क्लास टेस्ट बना दिया, या हाफ ईयरली एग्जाम भी वही सेट कर देते हैं, तो ये क्या हुआ? टीचर मेड टेस्ट है, मैड नहीं मेड, ठीक। दूसरा होते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अब इन टीचर मेड टेस्ट को आप क्या कह सकते हैं? इनको आप नॉन स्टैंडर्डाइज्ड भी कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड ही हो या मानकीकृत ही हो। मानकीकृत परीक्षण की यही विशेषताएं होती है जो हमने अभी बात की है ना? शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण, हिंदी वाले इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना? शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण या अमानकीकृत परीक्षण। अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की, तो ये तो कोई भी टीचर बना सकता है भाई, जो पढ़ा रहा है नॉल, है ना, या स्कूल का मैनेजमेंट जो भी है। फिर आते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। दूसरा क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं भाई? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, अगर मैं देखूं यहां पे, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को हम कहते हैं मानकीकृत परीक्षण, यानी जो मानक हो, जो स्टैंडर्ड पे सेट हो, वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। इसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए? वही सारी जो हमने अभी बात की थी। ये वैलिड होना चाहिए, यानी वैध होना चाहिए। एक अच्छा टेस्ट अभी तो कह रहे हैं हम, वैलिड तो होना ही चाहिए। रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, इसमें रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। पता चला बच्चे ने पढ़ा, अगली बार उसे समझ ही नहीं आया क्वेश्चन, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर कट होगा। तो रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। और क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मल्टीपल टीचर्स भी अगर चेक करें कॉपी तो सेम रिजल्ट आए। वैधता की जगह इसको हम क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ठीक है जी। हाँ, तो ये सब गुण होंगे तभी एक परीक्षण को मानकीकृत परीक्षण कहा जाएगा। और ये बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं, है ना, ज्यादा लोगों के लिए बनाए जाते हैं, अगर मैं कहूं तो ज्यादा लोगों के लिए या छात्रों के लिए, जो आपका मन करे। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मानकीकृत परीक्षणों की बात करूं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट आपका बोर्ड के एग्जाम्स जो होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स 10th के 12th के, है ना, बोर्ड एग्जाम्स उदाहरण है इसका, आप खुद भी सोचिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स 10th हुआ, 12th हुआ, ठीक। और क्या हो सकता है यहाँ पे? और हो सकते हैं आपके सीटेट हो गया, 20 लाख 24 लाख 27 लाख लोग साथ में दे रहे हैं, लाखों लोग साथ में दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स भी। अगर मैं बात करूं, आपका केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो सकता है, DSSB का एग्जाम हो सकता है, और क्या हो सकता है? यूपीएससी का एग्जाम हो सकता है ना। ये बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक स्टैंडर्डाइज पैमाने पे सेट होते हैं। विश्वसनीयता होती है कि आप टेस्ट देने वाले को टेस्ट दे रहे हैं और वो सही सेम चीज लिख रहा है बार बार,
वस्तुनिष्ठता, जिसको ऑब्जेक्टिविटी कह रहे हो, रिलायबिलिटी से अलग है। वहां पे लोग यानी जो आपके एग्जामिनर हैं वो कॉपी चेक कर रहे हैं और सेम रिजल्ट आ रहा है, तो अंतर है दोनों में। एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यू टेक, और सब क्या है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है एक तरह से। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड, एक एक्सपर्ट की टीम लगेगी तब जाके ये पेपर तैयार होंगे। किसी को नहीं पता होता कौन से क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग जाते हैं तब जाकर के वो टेस्ट बनाते हैं। या टीचर्स, अगर मैं स्कूल एग्जाम्स की बात करूं तो बहुत सारे टीचर्स को बुलाया जाता है, फिर वो भी एक्सपर्ट टीचर्स को, सारे टीचर्स को नहीं, और फिर वो बैठ करके क्वेश्चंस बनाते हैं, नए क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, एक स्टैंडर्ड सेट के क्वेश्चंस बनाते हैं, और उसके बाद उनमें से किसके क्वेश्चंस बने हुए फाइनल पेपर में आएंगे, कौन से सेट में आएंगे, किसी को नहीं पता। ये है मानकीकृत परीक्षण, ठीक है ना। तो एक बड़ी पॉपुलेशन पे होता है, और तभी मैं आपको कहती हूं कि जैसे मॉक टेस्ट है, अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं तो किसी ने अगर मॉक टेस्ट बना दिया, किसी कोचिंग सेंटर वाले व्यक्ति ने, है ना, या फिर मैं कहूं किसी ज्यादातर केस में तो ऐसा भी होता है, कई बार बच्चे ही बैठे होते हैं टीम में, कोचिंग्स में, जो मॉक टेस्ट बना रहे होते हैं, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। इसलिए मैं कहती हूं आप मॉक टेस्ट से ज्यादा भरोसा किस पे कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर। इतने सेट्स हैं आपके पास आजकल, तो जब से ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं, आप उनको यूज कीजिए। अलग अलग स्टेट के आप क्वेश्चन पेपर निकालिए, ये सब करिए, बजाय कि आप क्या करें, जस्ट मॉक टेस्ट पे फोकस कर लें। क्योंकि किसी कोचिंग ने या किसी व्यक्ति ने अगर कोई टेस्ट बनाया, जरूरी नहीं है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, लेकिन अगर एक बोर्ड ने पेपर में कोई क्वेश्चन भेजा है, किसी भी स्टेट का हो, अगर सेम सिलेबस के अंदर आता है, वो स्टैंडर्डाइज्ड है, वो प्रॉपर टीम रिसर्च करके बैठती है वहां, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट को हम कहेंगे भाई नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है, अगर कोई इंडिविजुअल बना रहा है, ठीक। और अगर हम कहें यहाँ पे जो संस्थाएं बना रही हैं प्रॉपर, गवर्नमेंट या जो भी उसको लेने वाली एजेंसी है, तो हम कहेंगे वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, मानकीकृत परीक्षण है। अब ये मानकीकृत परीक्षण भी दो तरह के होते हैं। ये कहानी मैंने आपको इसीलिए सुनाई ताकि हम ये समझ पाए। एक होता है एनआरटी, हर एक एग्जाम में पूछा जाने लगा है, तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा इसको। एक टाइप है एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, और दूसरा टाइप है सीआरटीज। सीआरटीज बोले तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। बात ठीक है या नहीं है ना? बहुत बढ़िया अंजलि। तो अगर हम देखें प्रीवियस ईयर, किसी भी आप एग्जाम की वेबसाइट पे चले जाइए, आपको मिल जाएंगे, चाहे वो सीटेट हो, है ना। मॉक का लेवल हमेशा डिफरेंट मिलेगा। या तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो इसलिए मॉक मुश्किल या कुछ भी बना देते हैं उसमें डाल के कि बच्चा आए हमारे यहाँ कोचिंग में एडमिशन लेने और उसका दिमाग घूम जाए, वो कहे अरे हमारे टीचर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं है। या आजकल ऑनलाइन में भी होता है कि आप यहां पढ़ लीजिए, मान लीजिए मैं आपको ठीक चीज पढ़ा रही हूं, किसी ने मॉक बना दिया क्योंकि उसको आपको भटकाना है, तो वो ऐसे क्वेश्चन सेट करेगा। ऐसा नहीं मैं नहीं कर सकती वो क्वेश्चन सेट, हो सकता है मैं उससे भी अटपटे कर सकती हूँ। भाई बेवकूफ बनना हो या बनाना हो तो फिर तो सब रेस में लग जाए, उसकी कोई अंत तो होता नहीं बेवकूफियों का। तो नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं बनाती हूँ, और मैं तभी तो आपको ये कह पा रही हूँ। अगर टेस्ट हमारे यहाँ मॉक टेस्ट बनाए भी जा रहे हैं और टीम प्रॉपर लगती है, ऐसा नहीं है, तो वो कोशिश यही रहती है कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, जो प्रीवियस ईयर है, उसी को ध्यान में रखकर के क्वेश्चंस बनाए जाएं। जो भी सिलेबस में आता है उसी चीज को ध्यान में रखकर के क्वेश्चंस बनाए जाएं। फिर भी वो आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो प्रीवियस ईयर या एक एजेंसी के जितने अच्छे हो जाएंगे, तो मतलब उस बात में तो मैं भी नहीं उस चीज को कहूंगी। और इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं क्वेश्चंस कभी भी अगर आपको करा रही हूँ तो या तो वो अदर स्टेट के एग्जाम्स के होने चाहिए, आए हुए क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि 70% के आसपास तो वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो पहले आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, बस पूछने का तरीका हल्का सा बदल जाएगा, तो कॉन्सेप्ट वही क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो एनआरटी, तो अगर आपको किसी को परेशान करना है, आप चाह रहे हैं उसकी ये चीजें आप देखते हैं बाद में, और आप चाहते हैं भाई वो एडमिशन ले, तो आपने कहीं और से कोर्स पढ़ा, कहीं आप मॉक टेस्ट देने गए, वहां मॉक टेस्ट ही ऐसे बने हुए, तभी तो हर जगह के मॉक टेस्ट नहीं करते लोग। तो मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो फिर आप सोचते हैं यार मॉक टेस्ट सही, किताब में ऐसा बहुत बार होता है, लोग बुक्स ले लेते हैं, उसमें या तो क्वेश्चन गलत बना हुआ है या फिर उसका आंसर ही गलत दिया हुआ है, और अपनी मर्जी से वो उन्होंने खुद बना दिया, तो कोई कह भी नहीं सकता कि भाई ये ठीक नहीं है। तो वो क्या होता है कई बार, और ऐसा जनरली पाया जाता है कि जिन लोगों के मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं या मॉक में आसपास भी अगर आ रहे हैं, तो पेपर में ज्यादा ही आएंगे उससे, ये जनरली होता है, अगर बिल्कुल ही रद्दी नहीं है मॉक टेस्ट तो एनआरटीज की अगर हम बात करें, इसको हिंदी में भी ऐसे ही समझिएगा प्लीज, क्राइटेरियन रेफरेंस और नॉर्म रेफरेंस, ठीक है ना।
तो अगर मैं बात करूं यहाँ एनआरटीज की, सिंपल है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट वो होते हैं जहां पे एक नॉर्म है कि फर्स्ट आना है, रैंक में आना है, रैंक लानी है, ये है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। चाहे वो आपके यूपीएससी का एग्जाम हो, भाई पास और फेल क्या होता है, अगर आप मेरिट में नहीं आए फाइनल तो फेल हो गए। लेकिन यूपीएससी में अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो वहां पे एक क्राइटेरिया होगा, या एसएससी में अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो हम कहते हैं भाई इतने पे, लेकिन उसमें भी मेरिट जाती है तो वो अगेन फिर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ही बन जाता है। क्राइटेरिया वहां है लेकिन वो नॉर्म रेफरेंस ही बन जाएगा, क्योंकि मेरिट के बेसिस पे। अगर हम देखें 12th में 33% लाने पे अगर आप पास हो रहे हैं तो ये क्या है, क्राइटेरिया है। लेकिन फर्स्ट कौन आएगा, प्राची निगम आएंगी, चाहे आप कितना भी उनको अच्छा कहें बुरा कहें जो आपका मन करे, लेकिन फर्स्ट तो वो आई है। देखो तो ये क्या हुआ, यानी जो टॉपर है, मान लीजिए टॉपर की जब भी आप बात कर रहे होंगे तो वो एनआरटी रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आएगा। क्राइटेरियन क्या होता है, बस पास हो जाएं या फेल हो जाएं, ये क्राइटेरिया है कि आप सीटेट में 90 नंबर ले आइए। जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं, आप पास हैं, सीटेट आपका क्वालिफाइड है, ये है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जहां एक क्राइटेरिया सेट है। आप 12th में कितने परसेंट, 33% नंबर ले आइए, पास हैं आप, क्राइटेरिया सेट है। लेकिन अगर मैं कहूं आपको कि फर्स्ट आने की बात करें, DEET+B PRT हो गया, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां मेरिट बनती है। तो मेरिट के लिए फिर वो जो टेस्ट लिया जाएगा उसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहेंगे, सिंपल बात। क्राइटेरियन में क्राइटेरिया है कि उसको मीट कर दो, बात खत्म, 90 नंबर ले आए, आपको सबको क्वालिफाइंग का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन नौकरी किसको मिलेगी, जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में टॉप पे आ रहा होगा, वही अगर 400 पोस्ट है तो उन 400 पोस्ट में आ पाएगा। प्रोमोटेड और पास लिख जाएगा बिल्कुल निशा, अगर आप 33% नंबर ले आए। लेकिन फर्स्ट कौन आएगा, या किसी ने कह दिया भाई साइंस स्ट्रीम तो हम 11th में उसको देंगे जिसके 75% प्लस मार्क्स हैं, तो फिर वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बन जाएगा, क्योंकि वहां रैंकिंग की बात है, एक नॉर्म के हिसाब से चला जाएगा कि पॉपुलेशन कितना बेहतर कर रही है। क्राइटेरिया में सिर्फ क्राइटेरिया फिक्स है, उतना आप कर लीजिए, वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, एक चीज आती है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, बोर्ड एग्जाम्स आपने सबने सुना है, ठीक है ना, वो आ जाएंगे दुष्यंत, डोंट वरी। बोर्ड एग्जाम्स हमने, यार हम क्यों नहीं बनाते मॉक टेस्ट, तो हम देते हैं, हर साल देते हैं, ऐसा थोड़ी है। सीटेट के लिए तो बिल्कुल देते हैं। और दूसरा, फिर आप अगर सही जगह समझते हैं कहीं भी तो आप बिल्कुल मॉक कहीं से दीजिए, पढ़िए हमारे यहाँ से अच्छे से। हाँ बहुत बढ़िया दीपा, सही बोलना भी चाहिए एज अ टीचर, अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, SBA कहते हैं इसको, विद्यालय आधारित, ये भी CBSE में लेकर के आए थे ये लोग, विद्यालय आधारित आकलन, ठीक है। ये क्या है, विद्यालय आधारित आकलन है। एक तो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स, बाहर जाकर के आप पेपर दे के आ रहे हो, है ना, सेंटर कहीं और है, ये कहीं और है। दूसरे होते हैं आपके होम बोर्ड कह देते थे ना, ऑप्शन आया था बीच में, अभी पता नहीं है आजकल या नहीं है, होम बोर्ड कह देते थे जब हमारे टाइम पे इंट्रोड्यूस ही हुआ था। होम बोर्ड्स क्या होते हैं कि आप स्कूल में ही आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, स्कूल में ही पेपर टीचर्स ही बनाएंगे आपका, बोर्ड एग्जाम में तो वो स्टैंडर्डाइज बन के आएगा कहीं से, ठीक है ना। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट को लाया गया किस लिए, कि बच्चा एंशियस ना हो। कई बार जब वो और जो आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, अगर आपके स्कूल से बाहर हो रहे हैं 11th 12th में भी तो, या बाहर से एग्जामिनर आ रहे हैं, तो आप खराब महसूस करते हैं। कई बार बच्चा एंशियस है, उस दिन बुखार है, साल भर ज्यादा अच्छा पढ़ता हो और उस टीचर से वो नहीं उसको समझ पाए वो टीचर, तो ऐसा हो सकता है कि स्कूल के टीचर्स ज्यादा बेहतर जान पाते हैं बच्चों की स्ट्रेंथ्स को, उनकी वीकनेसेस को। इसलिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट लाया गया कि वो बिना एंग्जाइटी के साल भर आप उनको जांच पाए, ऐसा नहीं है एक ही दिन बस जांच पाए, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? अनुष्का इस पे मैं बात करूंगी, मेरी इस पे कोई बात नहीं हुई किसी से भी। प्रैक्टिस लतेश, ठीक। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट के स्कूल के टीचर्स ही जिनसे आप अवगत हैं, जो बच्चे हैं उनको जांच रहे हैं, उनके लिए पेपर्स बना रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का बेहतर पता लगा पाएंगे, है ना। बच्चा एंग्जाइटी का शिकार नहीं होगा कि उसको एक्सटर्नल बोर्ड एग्जाम्स का हुआ बना हुआ रहता था, है ना। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट को इसलिए लाया गया था कि वो टीचर्स उस माहौल में, बच्चा जो फैमिलियर माहौल है, परिचित माहौल है बच्चे के लिए, है ना, फैमिलियर एनवायरनमेंट में वो एग्जामिनेशन दे पाएगा। उसका आकलन नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी आप कर पा रहे हैं, स्कूल से भी एक रिपोर्ट जा रही है या उसको कितने नंबर दिए गए हैं, फैमिलियर
एनवायरमेंट में उसका आकलन हो रहा है जहां परिचित है जिस माहौल से वो, है ना, परिचित वातावरण में हम बच्चे को जांच रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, क्लियर है? नीतीश क्या पूछ रहे हो भाई? इग्नोर नहीं कर रही हूँ, पढ़ाऊंगी तो यही ध्यान दूंगी ना। देखो एक बार, इसी को एसबीए कह दिया जाता था। अब दो और बातें हैं जो हमें जान लेनी है। एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट है आपका निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, यानी डायग्नोस करना, पता लगाना कि समस्या है क्या, यानी गैप्स का पता लगाना, बच्चे के गैप्स कहाँ रह गए हैं, सीखने में गैप कहाँ है, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम है, गैप या गैप्स का पता लगाना, जो आपका मन करे। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पर, कई लोग तो इसको भी लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे, नोट्स पढ़ते हुए कहेंगे ये क्या बता दिया, ये ऐसे ऐसे क्यों लगा दिया, है ना। बच्चे के गैप्स का, उसके एरर्स का पता लगा पाना कि कमियां कहाँ रह गई हैं, ये डायग्नोस करने के लिए, रीजन जानने के लिए किया जाता है कि भाई कारण क्या है। अगर बच्चा फेल हो रहा है, किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, कोई टॉपिक में ही बार बार फेल हो रहा है, तो आखिर कारण क्या है, उसको सीखने में कमी रह कहाँ गई है, यह है डायग्नोसिस। आप अगर बच्चे को कोई भी समस्या, ये पहला रूल है, रूल ऑफ थंब बोल सकते हो आप इसको एक तरह से, किस चीज में, हाँ इस पर चर्चा करेंगे श्रेष्ठता के, इस चीज में कि बच्चे को कोई भी दिक्कत है, वो लेट आए, कुछ भी हो दुनिया में, आपको पहले कारण जानना है एज अ टीचर। वो वाले माँ बाप या वो वाले टीचर नहीं बनना है कि बच्चा जैसे मिले और उसको धूम धड़ाका करके पीट पाट के और साइड कर दो और फिर पूछो कि क्या हुआ था, है ना। पहले आप कारण जानते हैं किसी भी चीज का, है ना। आपका ब्रेकअप हो, पैचअप हो, दुनिया की कोई चीजें हो, आप कारण जानते हैं कि कारण बताओ, नोटिस जारी करेंगे। हालांकि स्कूल में ये बात सही है, लेकिन जीवन में हमेशा आपको हर कोई कारण दे ये जरूरी नहीं है, इस बात को प्लीज ध्यान में रखिएगा, है ना। अगर आपको ठीक नहीं लग रही चीजें तो आप मूव आउट कर सकते हैं, या आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, अपने जीवन पे फोकस कर सकते हैं। सिर्फ ब्रेकअप में ही नहीं, बहुत सारी जगह पे लागू हो सकती है। क्योंकि आप अगर ये सोचते रह जाएंगे कि ये व्यक्ति आपका बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कि ये ऐसा क्यों है, तो आप फिर ऐसा क्यों, या तो समझ लीजिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हर जगह आप कारण नहीं समझते रह सकते। बट क्लासरूम में एज अ टीचर आपको कारण समझना है बच्चे के केस में, कि कोई व्यवहार बच्चे का है, वो बहुत गुस्सा कर रहा है या बहुत बोलता नहीं है किसी से, कुछ भी बात है, या किसी सब्जेक्ट में आपको देखना है उसके वीक एरियाज कौन से हैं, है ना। तो आप क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाते हैं कि पता लग सके कि बच्चे की कमियां हैं कहाँ। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट डायग्नोस करने के लिए बनाया जाता है। एक टीचर डॉक्टर की तरह काम करता है यहाँ पे। जैसे एक आपको अगर मान लीजिए मुझे बुखार है या मुझे तबीयत सही नहीं लगी, तो मम्मी ने कहा डॉक्टर के पास चले जाओ। मैंने कहा डॉक्टर अब ऐसा तो है नहीं, मुझे पता है मेरी लाइफस्टाइल कितनी बढ़िया है, मेरा सोना उठना, मेरा खाना पीना, तो और मैंने पिछले पता नहीं 1 साल से शायद या 6 महीने तो हो ही गए होंगे, तो टेस्ट वेस्ट कराया नहीं था कुछ। और तो मैं आजकल, और हमारी जैसी लाइफस्टाइल है, जैसी दुनिया में टॉक्सिन्स भरी दिल्ली के पॉल्यूशन में हम रह रहे हैं, तो हमें थोड़ा पता हो जाए अपने बारे में तो अच्छा रहता है। तो मैंने सोचा कि अब डॉक्टर का देखा जाएगा, बाद में देख लेंगे डॉक्टर, तो अब क्या कर लेते हैं, पहले रिपोर्ट्स टेस्ट करा लेते हैं। तो मैं एक डायग्नोस्टिक लैब में गई, लाल पैथोलॉजी लैब, आपको पता ही है, मैं ऐसा कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये एक नॉर्मल सबको पता ही होता है। कोई भी आपके आसपास कोई भी एक लैब होगी, और आप क्या करेंगे, या घर पे भी आजकल बुला सकते हो, तो आप जांच करवाएंगे। ब्लड लिया, अभी निशान गया नहीं है, और उन्होंने शाम को रिपोर्ट आ गई, ये आपका कम है, ये आयरन कम है, या इतना है, इतना होना चाहिए। तो होना चाहिए का मतलब क्या है कि इतना तो बच्चे को आना ही चाहिए, अगर पास होना है तो, यानी 33% नंबर तो आने ही चाहिए, लेकिन बच्चे के नहीं आ रहे हैं 20% भी। इसका मतलब कहीं तो गैप है, कुछ तो गड़बड़ है, उसकी वीकनेस कहाँ है, ये जानने के लिए तो डॉक्टर दवाई कब देगा, अगर डॉक्टर ने डायग्नोस करेगा। या तो वो सीधे सीधे आपको कह देगा, अगर ज्यादा दिनों से दिक्कत है या कुछ है, कि भाई टेस्ट करा लो ये वाले, या फिर क्या होगा, वो आपको 2-4 दिन की दवाई दे दे। किस बेसिस पे, सिम्टम्स के बेसिस पे। सिम्टम्स क्या है, एक तरह का डायग्नोसिस ही है, कि वो आपके सिम्टम जांचेगा, ये हाथ पकड़ के देखेगा, है ना, या थर्मोमीटर का यूज करेगा कि अच्छा बुखार है, या पेट में दर्द होता है तो हो सकता है वो टेस्ट करके देखे, वो थर्मोस्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो स्टेथोस्कोप बोलते हैं,
है ना, मैंने थर्मोस्टेट बोल दिया, वो आजकल नए घर में काम चल रहा है तो वो होता है ना पानी को टेम्परेचर मेंटेन करने वाला, उसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। तो वो स्टेथोस्कोप से चेक करेगा क्या दिक्कत है, तो वो अपने आप डायग्नोस करने की कोशिश करेगा तब दवाई देगा, या फिर अगर खुद से डायग्नोस, या डायग्नोस का मतलब है निदान करवाना, पता लगा पाएगा। अगर खुद से पता नहीं लगा पाया तो वो कहेगा भाई आप टेस्ट करा लो और तब मैं आपको आगे दवाइयां दूंगा। या कोई आपको लंबी बीमारी चल रही है तो आप रिपोर्ट्स लेकर के जाते हैं पुरानी, डॉक्टर साहब ये है चीज, डॉक्टर मैडम ये है चीज, है ना। नहीं नहीं डीके गुप्ता, वो आपकी इच्छा है, अगर आपको नोट से काम चल रहा है जरूरी नहीं आप हर क्लास में ही नोट्स बनाएं, फिर या अल्ट्रासाउंड कराएंगे, वॉट एवर इट इज, ठीक है ना धर्मेंद्र। तो रीजन जानना, कारण बताओ, तो डॉक्टर भी दवाई तब देता है पहले वो रीजन जानता है कि क्या खाया था, है ना, या तो खुद से जानेगा या लेबोरेटरी में आपके ब्लड टेस्ट को सैंपल भेजेगा, तब जान करके फिर उसके बाद क्या करेगा, दवाई देगा, यानी रेमेडी देगा, रेमेडियल टीचिंग मतलब उपचारात्मक शिक्षण। तो हमेशा याद रखेंगे पहले डायग्नोसिस होता है, बाद में रेमेडी दी जाती है, दवाई बाद में दी जाएगी, पहले डायग्नोस किया जाएगा, चाहे डॉक्टर खुद से करे और चाहे वो क्या करे, ब्लड टेस्ट आप लेबोरेटरी में जाके कराएं। तो टीचर ने या तो वो खुद का टेस्ट दे या जो भी है, और या जो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना है, वॉट एवर स्टैंडर्डाइज टेस्ट हालांकि इसलिए नहीं बनते डायग्नोस करने के लिए, बट हाँ बनाए जा सकते हैं अगर बनवाना चाहें आप तो रीजन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रीजन जाना और फिर उसके बाद उपचार दिया। अब ये रेमेडियल टीचिंग में क्या हो सकता है, टीचर दोबारा पढ़ा सकता है उन टॉपिक्स को, क्योंकि डायग्नोसिस से पता चल गया बच्चे के वीक पॉइंट्स कौन से थे, उसको दिक्कत किस सब्जेक्ट में है। अगर आपको दिक्कत नहीं पता चलेगी आप किस चीज का इलाज करेंगे, तो रीटीचिंग जो एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल में हो जाती है, दोबारा से आप पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस आजकल लगती है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी लगती हैं, कई बार फॉर्मेलिटी के लिए रह जाती हैं बस, तो रीटीचिंग हो गया, एक्स्ट्रा क्लासेस हो गया, नए तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चे को, इस तरह से समझ नहीं आया इस तरह से समझ लो। तो मल्टीपल वेज हो सकते हैं रेमेडियल टीचिंग के, कि जहां बच्चे को दिक्कत है, जो गैप्स उसके रह गए हैं उनको करेक्ट किया जाए, उस पर दोबारा से शिक्षण दिया जाए या नए तरीके से संभाला जाए। ठीक है अलसाबा, इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है, इतनी बात क्लियर है, हमें कोई समस्या नहीं है इस बात को समझने में, हाँ क्लियर है ना। तो डायग्नोस करते हैं आप, पहले निदान करते हैं, पता लगाते हैं, उसके बाद फिर आप उपचार देते हैं, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अमन सीक्वेंस वाइज वीकेंड्स पे, तो ये याद रखना डायग्नोसिस करेंगे और फिर हम उपचार देंगे। डायग्नोसिस में हम गैप्स को पता लगाते हैं, अच्छा हम इवेल्युएट करते ही क्यों है, तो डीआर होता है, इतना ध्यान रखेंगे। एक तो डीआर समझ रहे हैं, डायग्नोसिस के बाद रेमेडियल टीचिंग होगी, निदान करेंगे, फिर जाकर के उपचार की बात करेंगे। ठीक, वाई वी इवेल्युएट, हम इवेल्युएट क्यों करते हैं, मूल्यांकन करते ही क्यों है, मूल्यांकन क्यों करते हैं, सिंपल सवाल है, क्या जरूरत पड़ रही है हमें, क्यों हम जांच रहे हैं, क्यों इतने तरह के टेस्ट हमने पढ़े, है ना। और अभी हम बहुत सारी चीजें हैं जो मूल्यांकन में जो टेक्निक्स यूज होती हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट, चेकलिस्ट, ये वो दुनिया भर की चीजें हैं, तो वो भी हम समझेंगे, ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। कुछ नोट्स रहते हैं वो मिल जाएंगे, क्लियर है ये बात, तो क्लियर है। तो हम इवेल्युएट क्यों करते हैं, मूल्यांकन क्यों करते हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, समझते हैं एक एक करके। टू अचीव टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं, कुछ उद्देश्य बनाए जाते हैं कि भाई इस चैप्टर को, इवन हर चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब आपने बीएड, बीटीसी, ईटी, बीएलएड, जो भी जेबीटी, बीटीसी जो भी किया होगा टीचिंग ट्रेनिंग, तो आप लेसन प्लान बनाते थे हर चैप्टर का, उसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते थे, उसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते थे कि इस चैप्टर से बच्चा नाउन पढ़ा रहे हैं तो नाउन सीख पाएगा, है ना, और इंग्लिश की ये चीज सीख पाएगा, जनरल ऑब्जेक्टिव में लिखते थे आप। तो ऑब्जेक्टिव्स मतलब कुछ उद्देश्य होते हैं, किस उद्देश्य के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, है ना। किसी चीज का ऑब्जेक्टिव होता है ना कुछ करने के लिए, नहीं तो 1000 चीजें हैं दुनिया में, फिर तो आप सब कुछ करते रह जाएंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव है, अगर कोई घूमने जा रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसको फन करना है, दुनिया देखनी है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। तो जो ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य निर्धारित हुए हैं, जो उद्देश्य निर्धारित हुए हैं, वो किस हद तक अचीव हो पाए हैं, अचीव हो भी पाए हैं या नहीं, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, कि हम इसलिए जांचते हैं कि क्या हमने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को में जो ऑब्जेक्टिव्स रखे थे वो अचीव हो गए हैं या नहीं हुए हैं। जब आप साल के एंड में या एफए या कोई क्लास टेस्ट भी लिया जा रहा है, तो ये जांचने के लिए कि कितना आता है आपको, जिस उद्देश्य के लिए पढ़ाया गया था वो फुलफिल हो पाया या नहीं,
उसको दोबारा से पढ़ाएं या फिर फाइनल रिजल्ट में तो आपको पता लग जाएगा किस हद तक अचीव हो पाए हैं वो। बिल्कुल नौशिना, मोर देन सफिशिएंट है भाई किसी भी एग्जाम के लिए। अगर सीसी पढ़ना है तो इसी तरह से पढ़ना है। तो ये जो भी ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे वो उनको किस हद तक अचीव किया गया ये पता लगता है जब हम जांच करते हैं, आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड सक्सेस एंड फेलियर। यानी अगर बच्चा पास हुआ है, फेल हुआ है, तो उसके पीछे कारण क्या है, कारणों को समझना। आपको कॉजेज या रीजंस पता लगते हैं कि दिक्कत रही कहां जब आप जांचते हैं, मूल्यांकन करते हैं। नहीं जांचेंगे नहीं पता लगेगा कभी भी, ठीक है ना। टू लोकेट द लर्नर्स प्रॉब्लम्स एंड रेक्टिफाई देम। बच्चे की समस्याएं कहां हैं और उनको सुधारना। फिर जो गैप्स हैं उनका पता लगाना, जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, जो बीच में रह गया है, जो कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तो समस्याओं का पता लगाना और फिर रेक्टिफाई करना या समाधान करना। यानी डायग्नोस करना, पहले डायग्नोस करना मतलब पता लगाना, निदान करेंगे, उसके बाद फिर रेमेडी देंगे। डायग्नोसिस और रेमेडी के लिए, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा कि समस्या क्या है, समस्या का पता नहीं लगाया तो फिर दवाई किस चीज की देंगे, ठीक है ना। दोबारा क्या पढ़ाएंगे जब हमें पता ही नहीं बच्चे के वीक टॉपिक्स कौन से हैं, कहाँ दिक्कत है। और क्या रीजंस हो सकते हैं मूल्यांकन के, और रीजंस हो सकते हैं टू फैसिलिटेट फर्दर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। बच्चों को आगे और कैसे प्रगति उसकी करानी है, उसका आगे विकास कैसे होगा, और उसमें जो भी छिपी हुई संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है, उसको बाहर निकाल करके कैसे हम लेकर के आएंगे। ये क्या हुआ, ये हुआ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। फिर आते हैं हम टू प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर्स अबाउट देयर ओन टीचिंग। भाई जब बच्चा टेस्ट देगा तो टीचर्स को भी तो पता लगेगा कि उन्होंने कैसा पढ़ाया है। इतनी बात क्लियर है। अभी इसमें और कई चीजें, हाँ रिकॉग्नाइज करते हैं आप गैप्स को, फिर हम ये टेक्निक्स पढ़ेंगे कल, है ना। तो हमें फीडबैक मिले एज अ टीचर, हमें पता लगे कि हमें कहाँ रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, अपने तरीकों को कहाँ बदलने की जरूरत है। इस चीज के लिए फीडबैक मिले, प्रतिपुष्टि मिले, और हम खुद में अपने टीचिंग मेथड्स में क्या चेंज कर सकते हैं, क्या नए तरीके से पढ़ाया जा सकता है, ये सब का भी फीडबैक टीचर्स को मिले। क्योंकि बच्चा फेल होता है तो सिर्फ बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा फेल होता है तो सिस्टम भी फेल होता है। कहीं ना कहीं हम ठीक से उसको नहीं समझा पाए हैं। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। हाँ, कौशिक कह रहे हैं 26 साल है मम्मी एज मेरी। कौशिक कह रहे हैं कि आप सारे नोट्स एक साथ दे दीजिए कंपाइल करके। कैसे निकलवाओगे, वो अलग से फिर एक बुक आएगी, उसकी पीडीएफ फिर अगले बैच से मिलनी शुरू होगी। अभी तो चैप्टर वाइज ही मिल रहा है ना, तो वो चैप्टर वाइज ही उसको चलने दीजिए, क्योंकि एक एक चैप्टर करके ही चलने दीजिए। क्योंकि एक चैप्टर में बहुत सारी बातें होती हैं और साथ साथ मिलता रहेगा, वो एक साथ बाद में कंपाइल करके अगर देना होगा तो, लेकिन उसमें बहुत पेजेस फिर हो जाएंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। एनआरटी सिंपल है, वहां एक नॉर्म है, वहां एक परसेंटेज, एक मेरिट क्रिएट होगी। रेमेडियल टीचर रेमेडी के लिए, जहां कमी रह गई उसको सुधार के लिए। और फिर हम ये करेंगे कल और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा कल में। तो ये है, बहुत सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस करनी है जो। चलिए, टेक केयर।